दोस्तों नमस्कार। गणित की तैयारी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों हॉस्टल वार्डन या फिर व्यापम की दूसरी परीक्षाओं, जिनमें शिक्षक भर्ती परीक्षा है, फॉरेस्ट रेंजर की परीक्षा होने वाली है जिसको कंडक्ट करने में अभी कुछ टाइम है, और उसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा। तो इस तरह की जितनी भी परीक्षाएँ हैं, चाहे आप सी-टेट को ले लें, इन सारी परीक्षाओं में गणित का एक अहम रोल होता है। और किसी परीक्षा में 10 नंबर, किसी में 20, किसी में 30, इस तरह से इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। तो कुल मिलाकर के गणित की सीरीज़ का ये जो है दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पहला वीडियो कल सुबह 9 बजे अपलोड किया था। अब ये वीडियो उसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन की आप मान सकते हैं। आगे कुछ और अच्छे सवाल लेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन सवालों को बनाने का बेहतरीन तरीका खोजेंगे। आज की वीडियो का पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 हों तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल, प्यारा और अच्छा सवाल है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उसी को थोड़ा सा समझे। मान लो मैंने दो नंबर ले लिए ए और बी। ये दिया क्या है मुझे? a माइनस बी दिया है और मुझे ए बी दिया है। a माइनस बी दिया मुझे 5 और ए बी दिया मुझे 36, और आपको वो पूछ रहा है 1/a व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब 1/a माइनस 1/b। अब आप अगर अलग अलग इन सारे नंबर्स को निकालने लग जाएंगे, दोनों नंबर को, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत समय लगेगा। समय लगने के साथ साथ आपको हो सकता है कई बार सही उत्तर भी न मिल पाए। ऐसे सवालों को करने का बहुत आसान तरीका है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसी में उसका आंसर छिपा है। चलिए कैसे? आपको क्या दिया है? a माइनस बी दिया है। अगर a माइनस बी अपान ए बी मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? a माइनस बी की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 36। अपान कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ अगर मैं, तो a अपान ए बी माइनस बी अपान ए बी 5/36। इस पे से b कैंसिल हो जा रहा है, इस पे से a कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/b माइनस 1/a निकल रहा है। अब आपको 1/b माइनस 1/a कहूँ या 1/a माइनस 1/b कहूँ, दोनों का मतलब तो अंतर ही है ना। मतलब दोनों संख्याओं का अंतर, जो बड़ी होगी उसी में से छोटी को घटा सकेंगे हम। तो 1/b माइनस 1/a का वैल्यू 5/36 आता है आपके ऑप्शन में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये मैंने काफ़ी विस्तार से आपको मेथड से समझाया। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आप तो देखते ही टिक लगाएंगे 5/36, क्योंकि जो अंतर है वो ऊपर रहेगा और जो गुणनफल है वो नीचे रहेगा। 5/36 इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद 20% कम कर दिया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। वैसे तो इसमें ट्रिकी मेथड भी है, पर मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डाटा भी बहुत सिंपल है, तो आप आसानी से मेथड को अप्लाई कर ले। 350 को 20% बढ़ाया, तो 350 का अगर मैं 10% लेना चाहूँ तो 35 हुआ। इसका डबल 20% लेना चाहूँ तो 70 हो गया। अब ये 70 इसमें बढ़ गया, मतलब 350 में आपने 70 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 420 हो गया। इसका 20% आपने फिर कम कर दिया, तो इसका 20% निकाल दूँ अगर मैं, तो कितना हो जाता है? 42 दूनी 84। 84 आप इस पर कम कर दें 420 में। 420 में आपने 84 कम कर दिया, तो ये 10 में 4 गया तो 6 हुआ, और 11 में 8 3 11, और ये हो जाएगा 336। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो रही है? 336 की आ रही है। तो नई वैल्यू आ गई 336। 336 मतलब 350 जो है अब बन के हो गया 336, मतलब 14 कम हो गया। तो 14% कम हो गया, तो प्रतिशत कमी जो है वो 14% की आ रही है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 है, 36, उनके मसा और लसा मतलब HCF और LCM 3 और 105 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? 1/3, 7/35, 4/35 और 9/16। ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। इस सवाल को देखकर मुझे एक सवाल पहले एक दो सवाल पहले हमने जो सवाल किया था उसी की याद आ रही है। ये सवाल उसी पैटर्न का है, उसी फैमिली का क्वेश्चन है। इसमें उसने ऐड कर दिया है HCF और LCM को, ये दो नई चीज़ें ऐड कर दिया है।
उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF की जो वैल्यू होती है वो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। दो नंबर हैं अगर, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा LCM इंटू HCF के। तो LCM 3 है, HCF जो है वो 3 है और LCM 105 है। तो कुल मिलाकर के अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 315 आएगा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए और क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है संख्याओं का योग, यानी कि आपको दिया है a प्लस बी 36 है और a इंटू बी आपका 315 है। आपको व्युत्क्रमों का योग पूछा है, पिछले में व्युत्क्रमों का अंतर पूछा था, दोनों का मतलब एक ही हुआ। पिछले बार अंतर पूछा था, अंतर दिया था, इस बार योग पूछा है, योग दिया है। व्युत्क्रमों का योग पूछा है, संख्याओं का योग आपके पास है। तो आप बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करिए, a प्लस बी अपान ए बी इज इक्वल टू 36 अपान 315। अलग अलग आप करेंगे इनको तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। 36 बटा 315, तो 1 बटा बी और 1 बटा ए का जो सम आ रहा है वो 36 बटा 315 आ रहा है। आप इसको कैंसिल कर दें, 3 से तो सीधा सीधा कैंसिल होते दिख रहा है मुझे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 4 बटा 35। तो ये कुल मिला करके आपको थोड़ा सा 2 स्टेप आगे बढ़वा दिया इसने HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करवा के। अदरवाइज ये क्वेश्चन उसी फैमिली का क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन पहले किया है। एक आसान सा सवाल ले लेते हैं। एक आयताकार बाग है, बाग मतलब गार्डन, इसकी लंबाई जो है अपनी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर मैं लंबाई को L मानता हूँ तो वो चौड़ाई B है उससे 4 मीटर अधिक है। L को मैंने लंबाई लिया है, B को चौड़ाई लिया है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, L जो है वो लंबाई है और B मैंने चौड़ाई लिया है। XY भी ले सकता था। अर्ध परिमाप, तो पहले आप परिमाप का सूत्र समझ लें क्या होता है। परिमाप का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई आयताकार जगह है तो आप यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ तक आएँ, फिर यहाँ से यहाँ चलें, फिर यहाँ से यहाँ चलें और यहाँ से वापस अपनी जगह पर आए, तो इसको हम लोग कहते हैं परिमाप। इस तरह से राउंडिंग जो आपकी हो रही है ना, ये परिमाप कहलाती है। तो परिमाप में आप कुल मिला के क्या करते हैं, 2 बार लंबाई चलते हैं, 2 बार चौड़ाई चलते हैं। उसी से मैथमेटिक्स में एक सूत्र बना दिया गया है 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन उसने कहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा चलना है, तो ये 2 वाला पार्ट गायब हो जाएगा और एल प्लस बी बच जाएगा। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई का योग निकालना है। उसने कहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप अगर 36 है तो मैंने उसको 36 लिख दिया और उसके बाद L प्लस बी लगा दिया। 36 की जगह 36 रखा, L की जगह L का वैल्यू रख दिया मैंने, B प्लस 4 प्लस B। ये 4 को यहाँ पक्षांतर कर दिया तो ये 32 हो गया और ये 2B हो गया। तो B की वैल्यू 32 बटा 2 करने से 16 आ गया आसानी से। आपने चौड़ाई निकाली है, अभी ध्यान रखें परीक्षा में क्या पूछा है ये देखना पड़ेगा हमें। लंबाई पूछा है, लंबाई वाली भुजा की माप क्या होगी ये पूछ रहा है। तो लंबाई तो इससे 4 ज़्यादा होगी, मतलब L की जो वैल्यू आएगी वो 16 और 4 20 हो जाएगी। 20 ऑप्शन में है, हाँ जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, लाज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड है ये। 9 टू पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू पावर 5 माइनस 5 है ये। तो आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, 9 टू पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू पावर 5 माइनस 5। तो ये जो 9 है इसका बेस 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कहीं से भी बेस सेम नहीं है, इस तरह ऐसा कोई एक्सपोनेंट का ला इसमें हम नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो ये 2 की घात 5 मतलब हुआ 32। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो समझ ले, 2 की घात 5 अगर मैं कहता हूँ तो इसका मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा करना अपने आप से। किसी भी संख्या पे जो घात लगी होती है तो उसका मतलब यही होता है कि वो उसी से उतने ही बार गुणा होता है। जैसे 2 की घात 5 है तो 5 बार आप 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 32। 32 में से 5 में घटा दिया मैंने, तो 5 जब मैंने घटा दिया तो ये हो जाएगा 27। अब ये 9 है और ये 27 है। अभी भी यहाँ पर मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि
इससे कहीं से भी 9 की घात या 27 को मैं 9 की घात में बदल नहीं सकता, लेकिन 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 यानी 3 गुणित 3, और 27 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3। तो कुल मिलाकर के 9 और 27 दोनों को 3 के घात में बदला जा सकता है। तो मैंने इसको लिख दिया 3 की घात 2, उसके ऊपर एक घात लगी हुई है, और इसको मैंने लिख दिया 3 की घात 3। आपने घातांक नियम अगर पढ़ा हो तो एक संख्या के ऊपर कोई घात हो और घात के ऊपर और घात लगा हो, पावर के ऊपर और पावर हो, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 टू पावर 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और यहाँ रहेगा 3 टू पावर 3। अब देख सकते हैं दोनों के घात आधार एक जैसे हैं। आधार एक जैसे हैं तो हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, और ऊपर एक्सपोनेंट्स जो पावर हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4x बराबर 3 धन 2 5, 4x बराबर 5 यानी कि x बराबर 5/4। ये दो ऑप्शन आपके पास है, 5/4 और -5/4। तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। कहीं पर भी मेरा ख्याल है इसमें चिन्ह का कोई गलती मुझे तो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट का है, परफेक्ट स्क्वायर वाला मामला है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है। तो 269 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन उसमें कौन सी संख्या को जोड़ने से पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये आपको देखना है। तो मेथड इसका लंबा है, लंबा इन द सेंस आपको स्क्वायर रूट के मेथड से, बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, और इसका जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो खोजना पड़ेगा। जैसे आप अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100, और 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400। संख्या इन दोनों के बीच की है, मतलब आपको जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो 11 से 19 के बीच का कोई मिलेगा। अब उसको आपको खोजना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाएं। ऑप्शन चारों आपके पास अवेलेबल हैं, और पूर्ण वर्ग खोजने के लिए छोटी से छोटी संख्या का है। तो हम शुरुआत 7 से कर लेते हैं। 269 में अगर 7 जोड़ दें तो 9 7 16 हो गया, और ये 76 हो जाएगा। तो क्या 276 किसी का स्क्वायर है? आप चेक कर लें 276 किसी का स्क्वायर है क्या। ये 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ 1 लगाया मैंने 2। ये मेथड है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। तो ये 4 ही आएगा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 3 3 9। बिल्कुल नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं हो सकता। 7 के बाद हम आते हैं 16 पे। 269 पे हमने 16 ऐड किया तो 9 6 15 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, ये 285। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 31 जोड़ते हैं 269 में, तो 9 और 1 10, 6 3 9 1 10, हासिल 1 300। ये भी नहीं हो सकता। तो अब 3 चीज़ें तो हमारे पास निकल आई। 20 पे अगर ध्यान दें तो 269 में हम 20 जोड़ते हैं तो 289 होता है, ये 17 का स्क्वायर है। अब ये मैंने ऑप्शन के थ्रू अगर तलाश करने की आपको सलाह दी तो ये इस तरह से इतना टाइम ले रहा है। अब अगर मेथड से जाते हैं हम, थोड़ी देर के लिए हम मेथड वाला भी चेक कर लेते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। मेथड में भी 2 तरीके हैं। एक तो मैंने जो कर रहा था वो है कि ये जो नंबर है 10 और 20 के बीच के नंबर्स को स्क्वायर देख लें। 11 का 121 होता है, हम अभी बहुत पीछे हैं। 15 का 225 होता है, ये कुछ नंबर है जिनका हमको याद रहता है। तो 225 के बाद का कोई नंबर है। 15 के बाद हम 16 पे आएंगे। 16 का कितना होता है? 256 होता है। फिर आते हैं हम 17 का, तो 289 होता है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जा रहा है। ये 289 है, 269 है, मतलब डिफरेंस 20 का है, तो हमने 20 ऐड कर दिया, हमको हमारा आंसर मिल गया। एलसीएम पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो एलसीएम निकालना है वो फ्रैक्शंस का। ये तीनों नंबर फ्रैक्शंस हैं। 14/33, 21/22, 42/55, इसका आपको HCF निकालना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? HCF निकालेंगे किसका? न्यूमरेटर का, और उसके बाद आप LCM निकालेंगे डिनोमिनेटर का। तो कुल मिलाकर के मुझे HCF निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर कहने का मतलब मेरा ऊपर जो है, जिसको अंश कहते हैं हिंदी में, 14, 21 और 42, इनका HCF निकालेंगे।
और एलसीएम फिर निकालेंगे आप नीचे डिनोमिनेटर का, यानी कि 33, 22 और 55 का। देखिए मैं आपको बेसिक चीज़ों से ही समझा रहा हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। तो अभी मैं आपको फैक्टराइजेशन से समझाऊं तो जल्दी पड़ेगा, या आप एक काम करें, 14 का आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 गुणित 7 आएगा, 21 का करते हैं तो 3 गुणित 7 आएगा, 42 का करेंगे तो आएगा 2 3 6, 6 7 42। इनमें जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 होने के बाद यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है, 7 है, 7 है, तो केवल 7 ही एक ऐसा अंक है जो तीनों जगह है। तो एचसीएफ तो आपका न्यूमरेटर का 7 आ गया। अब आप नीचे देखिए, ऑप्शन 1 मुझे दिख रहा है, आ सकता है आपका आंसर, क्योंकि उसी भर में एकमात्र 7 दिख रहा है। हो सकता है आगे कैंसिल करने पे इसमें कहीं पे आता हो। अब आपको निकालना है एलसीएम 33, 22 और 55 का। इसको भी मैं इसी मेथड से अगर बताऊं तो 3 × 11 हुआ, 22 जो है वो 2 × 11 हुआ, और 55 जो है वो 5 × 11 हुआ। ये 11 सब में आ रहा है, कॉमन है, एचसीएफ है लेकिन इनका वो मुझे तो निकालना है एलसीएम है। तो मैं जब एलसीएम निकालूंगा तो आप ये देखिए कि 11 जो है उसको एक ही बार लिखिए, जो एचसीएफ है उस पार्ट को। फिर इसमें 3 संख्याएं और हैं, 3 है, 2 है और 5 है। 2 आया है एक ही बार, सबसे ज़्यादा बार जो आएगा उसी को लेना है हमको। तो सब संख्याएं एक ही बार आई हैं, तो कुल मिला के इनका आप गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 11 3 33 और 2 5 10 30, 330। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एलसीएम निकालने का एक और मेथड है, आप चाहें तो वो भी समझ लें, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है उन के लिए काम का हो सकता है। 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55। एक कॉमन नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे तीनों चला जाए, नहीं हो तो कम से कम 2 चला जाए, इस तरह से। और फिर अब फिर एक एक करके फिर इनसे जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर ऐसे है नहीं को कोई कॉमन डिवीज़र मिले हमको इसका। तो कुल मिला करके आपका आंसर वही आएगा जो मैंने पहले बनाया था। ये एक नया सवाल है, थोड़ा सा बैंकिंग एसएससी पैटर्न का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 3 टू पावर 99 माइनस 3 टू पावर 50 के इकाई स्थान का अंक क्या है? तो हमको केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, बाकी डिजिट पे हमको कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा 3 के पावर्स को। जैसे 3 टू पावर 1 करता हूँ तो 3 मिलेगा, 3 टू पावर 2 करता हूँ तो 9 मिलेगा यूनिट पे, 3 टू पावर 3 करूँगा तो 27 आएगा, यूनिट पे 7 आ रहा है, और 3 टू पावर 4 करूँगा तो 81 आ रहा है, इसके यूनिट पे 1 आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 99 है इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 1, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, बचेगा 3। मतलब इस 99 को लिखा जा सकता है 24 × 4 + 3। ठीक इसी तरह 50 को भी मैं अगर स्प्लिट कर लूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 एकम 4 यहाँ आ गया, 1 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2, तो 4 गुणित 12 धन 2। अब ये पावर्स को इसी तरह से स्प्लिट करके मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 3 टू पावर 4 होल पावर 24 इंटू 3 टू पावर 3। इस चीज़ को समझिए थोड़ा। 3 टू पावर 99 है, इस 99 को मैंने ऐसे स्प्लिट किया है, तो 4 टू पावर 24 मतलब ये हो जाएगा आपका 96, और 96 में फिर 3 मैंने ऐड कर दिया तो 99। बिल्कुल इसी पैटर्न में इसको मैंने किया 3 टू पावर 4 और उसका पावर आ रहा है 12, और फिर इंटू 3 टू पावर 2 कर दिया। अब आप ये देखिए कि ये चाहे जो भी नंबर आए इसका पावर 1 ही आना है, क्योंकि 3 टू पावर 4 1 है, फिर उसके बाद लास्ट में कोई भी नंबर आते जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते करते तो लास्ट में तो 1 ही देगा। तो इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा और इसका यूनिट प्लेस आएगा 7, क्योंकि 3 टू पावर 3 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, ये 27 है, तो इसकी यूनिट वैल्यू आएगी 7। सेम केस यहाँ बनेगा, यहाँ आएगा 1, और 3 टू पावर 2 की जो यूनिट प्लेस है वैल्यू है वो आएगी 9। तो
तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ आएगा 9। सब यूनिट वैल्यू की बात हो रही है, मैं ध्यान रखिए आप, ये नंबर नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ केवल यूनिट्स की। तो 7 है और उसमें 9, 7 को हम बना रहेंगे 17, उसमें से 9 माइनस करेंगे आएगा 8। तो यूनिट प्लेस पे आपको 8 मिलेगा। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है, इसे आपको टिक करना है। तो कुल मिलाकर के ये खेल कुछ इस तरह से है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिख रहे हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। दो भिन्नों का गुणनफल इतना है 14/15, भागफल 35/24 है। तो इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है? आपको दो भिन्नों का वैल्यू नहीं पूछा है, लेकिन उनमें से बड़ा कौन है ये पूछ रहा है। तो देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं कि कुल मिला के ये हमसे क्या चाहता है। दो भिन्न हमने मान लिए a/b और c/d। इनका गुणनफल बोल रहा है वो 14/15 है, और इनका जो भागफल है वो कह रहा है 35/24 है। अब अगर मैं इन्हीं को आपस में डिवाइड कर दूं ऐसे, इस तरह से, तो बात क्या बनेगी? a/b इंटू c/d इंटू b/a, और ये इंटू आ जाएगा c/d। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 14/15 गुणित 24/35। 7 दूनी 7 पंचे 3 पंचे 3 अट्ठे। तो c इंटू सी c², d इंटू d² 8 दूनी 16, 5 पंचे 25। इसको थोड़ा स्क्वायर रूट फॉर्म में ले आएंगे तो c/d की वैल्यू आ जाएगी 4/5। एक भिन्न हमको मिल गया 4/5। लेकिन 4/5 आपके सवाल का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उसमें बड़ी और छोटी की बात कर रही है। तो अब दूसरा भिन्न भी निकालते हैं। दूसरा भिन्न क्या होगा? जैसे पहले भिन्न में है a/b इंटू c/d की वैल्यू 14/15 दी गई है। अगर मैं c/d की वैल्यू 4/5 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं हमको दूसरा भिन्न क्या मिलेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये मिल ही रहा है। और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो a/b की वैल्यू आ जाएगी 7 ये 2 नीचे आएगा 6। तो a/b 7/6 आ रहा है और c/d 4/5 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 7/6 बड़ा होगा क्योंकि इसका पूर्णांक है, एक सही 1/6 है, और ये तो छोटा है, न्यूमरेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 7/6 का बड़ा होना बिल्कुल तय है। आराम से आप ऑप्शन बी को टिक लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। हम इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे और कल इसी समय पर फिर से हम आपके साथ होंगे और कुछ और अच्छे सवालों को लेकर आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलेंगे। नमस्कार।